Good morning, student. This is chapter 3rd, Electoral Politics, and 3.2. What is our election system? Under this, it is the point number 5, election campaign. Already, constituencies and reserve constituencies, voter list, nomination of the candidates already completed. So, the main purpose of the election is to give people a chance to choose representatives, the government, the policies they prefer. अब इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन का मेन पर्पस होता है कि वोटर को, सिटीजन्स को, पीपल को एक चांस दिया जाता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें। ठीक है कि अब रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना है, गवर्नमेंट को फॉर्म करना है, पॉलिसीज को जो है सिलेक्ट करना है, तो ये सब वो कैसे कर पाएगा। तो therefore it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make a better government and what is a good policies। इन सब के रिगार्डिंग उसे डिसीजन लेना है कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी यहाँ इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, जितने भी यहाँ इलेक्शन में खड़े हैं, उनमें से बेटर कौन सा है। अब इसका डिसीजन वो कब ले पाएगा, जब उसे पता चले कि ये जो कैंडिडेट है उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी पॉलिसीज क्या है, कौन सी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। इन सब चीजों का रिकॉर्ड या फिर उन सब चीजों की नॉलेज उसे होनी चाहिए। और ये नॉलेज कब हो सकती है, जब उसे इन सब के बारे में बताया जाए। और ये कैसे पता चलेगा उसे इलेक्शन में, तो ये पता चलेगा इलेक्शन कैंपेन में। तो ये इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, मतलब इलेक्शन का एक कैंडिडेट जो अपनी पार्टी का, अपने बारे में जो प्रचार प्रसार करता है, वही इलेक्शन कैंपेन है। इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2-week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। अब जिस दिन कैंडिडेट्स, कौन कौन से कैंडिडेट्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उन सब की लिस्ट बन जाती है, डेट डिक्लेयर हो जाता है, कि अनाउंसमेंट हो जाता है कि इस डेट को जो है इलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जब कैंडिडेट की लिस्ट बन जाती है और जिस डेट को इलेक्शन होता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, उसके बीच का जो टाइम है, उसमें कैंडिडेट्स क्या होते हैं जो अपने वोटर के साथ कांटेक्ट करते हैं। इट मींस ये इलेक्शन से पहले शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमारी बुक में तो उन्होंने क्या बताया, 2 week का ही उन्होंने टाइम बताया है कि सिर्फ 15 दिन का उनको टाइम दिया जाता है इलेक्शन के लिए। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, बल्कि ये बहुत पहले शुरू हो जाता है। इलेक्शन से कई महीने पहले ये शुरू हो जाता है। एक पार्टी अपने को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है, लोगों को वो अपनी पार्टी के बारे में बताना शुरू कर देती है। अब इलेक्शन कैंपेन के दौरान होता क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेसेस इलेक्शन मीटिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। जितने भी सपोर्टर या जितने भी वो लोगों को जोड़ सकती है एक पार्टी का, जो मेन एम होता है इलेक्शन के दौरान कि जितने भी लोगों को वो अपने साथ जोड़ सकती है, वो भरपूर कोशिश करती है। अब ये सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं, आप इलेक्शन के टाइम में देखना, जितने भी आपके न्यूज चैनल हैं, आपके रेडियो है, न्यूज़पेपर है, सब के सब फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स होते हैं। अब सिर्फ 2 week सफिशिएंट नहीं होता एक नेशनल लेवल की पार्टी को ऑल ओवर आपकी जो कंट्री है, जितने स्टेट्स हैं, उन सब के बारे में या फिर सबके लोगों को, सब लोगों का जो सपोर्ट जुटाना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं होता।
इसलिए बहुत पहले से ही इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पार्टी जो है कुछ ट्रिक्स यूज करती है कि वो लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच सके। तो बहुत सारी जो पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, जब हमने बोला था डर्टी ट्रिक्स, इट मीन्स वो एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रतिरोप लगाती हैं। कुछ पार्टी ऐसी होती हैं जो बिग इश्यूज जो है उनके ऊपर लोगों का अटेंशन लेके आती हैं कि अगर आप हमें वोट देते हो तो हम इन इश्यूज को जो है खत्म कर देंगे या इन इश्यूज को जो है सॉल्व करेंगे। या कुछ पार्टी क्या होती है, एक दूसरे की कमियां निकालना शुरू कर देती हैं। उस अपने समय में सपोज दैट एक रूलिंग पार्टी है, वो रूलिंग पार्टी वर्किंग कर रही थी या वर्क के दौरान उसमें क्या कमियां थी वो गिनाना शुरू कर देती। करप्शन वगैरह ये सब एक दूसरे के रिगार्डिंग उजागर होते हैं, निकालना शुरू कर देती हैं। और हम कुछ यहाँ आपके बुक के रिगार्डिंग कुछ स्लोगन्स स्टडी करेंगे कि स्लोगन का यूज किया जाता है लोगों को क्या है अट्रैक्ट करने के लिए या बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए स्लोगन यूज किया जाता है। ये स्लोगन बहुत ही इफेक्टिव होता है और काफी सक्सेसफुल स्लोगन हमारे पास यहाँ पे है। अब सपोज दैट आपके स्कूल में इलेक्शन हो रहा है और आप उस इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप अपना नेम, अपनी क्लास का सेक्शन नेम, क्लास, सेक्शन, पार्टी नेम, आप अपना खुद का पार्टी का नाम है सोचिए, बनाइए नेम। फिर आपका स्लोगन क्या रहेगा, आप क्या स्लोगन का मतलब आप जो कुछ करना चाहते हो उसे कुछ बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। फिर आपको एक सिंबल की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप वो भी तैयार कीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। अब स्लोगन जो है कुछ फेमस स्लोगन हमारे पास है, पॉपुलर स्लोगन हमारे पास है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गरीबी हटाओ के बारे में बताते हैं। गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को हटाना। ये स्लोगन गांधी जी, महात्मा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। अब ये क्या था, इन लोकसभा इलेक्शन ईयर 1971 के जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें इंदिरा गांधी के द्वारा ये स्लोगन दिया गया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने जो कुछ भी किया था उन सारी गलतियों को वो नहीं दोहराएगी, उन सारी चीजें जो मिसमैनेज हो गई थी उन सब को वो प्रॉपर करेंगी। सेव डेमोक्रेसी, नेक्स्ट इज सेव डेमोक्रेसी, जो स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण इन द लोकसभा इलेक्शन। वही इलेक्शन है, देखिए 1971 है, 1977 के लोकसभा इलेक्शन में जो है इन्होंने क्या सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन दिया। अब क्यों सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन उनके द्वारा दिया गया, जब 1971 में इंदिरा गांधी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी वहां पे, तो यहाँ पे इमरजेंसी वगैरह कुछ लगा के उन्होंने लोगों के राइट्स को जो है वो छीन लिया था, हर्ट हुए थे लोगों के, सिटीजन्स के राइट। तो यहाँ सिटीजन्स के राइट छीन लेने का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी को खतरा होना। तो सेव डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे जो गलतियां इस गवर्नमेंट ने की थी वो ये रिपीट नहीं करेगी। तो यहाँ पे सेव डेमोक्रेसी के साथ जो है वो इलेक्शन में उतरते हैं। नेक्स्ट इज लैंड टू द टिलर। ये स्लोगन द
Left Front used the slogan of "Land to the Tiller" in the West Bengal Assembly election held in 1977. यहाँ ये लोकसभा के इलेक्शन नहीं है, ये किसके हैं? असेंबली इलेक्शन, और कहाँ के? बंगाल के, वेस्ट बंगाल. Protect the self-respect of the Telugu was the slogan used by N.T. Ramarao, the leader of the Telugu Desam Party in a Andhra Pradesh Assembly election in 1983. तो ये पॉपुलर स्लोगन जो है हमारे पास, जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट लोगों पर देखने को मिला है. अब देखिए, बहुत ही सिंपल वर्ड इन्होंने लिया है और अपने आप में ये क्लियर है. सेव डेमोक्रेसी, इट मीन्स डेमोक्रेसी को सुरक्षित करना. अब कैसे क्यों डेमोक्रेसी को सुरक्षित करें? क्योंकि इससे पहले जो गवर्नमेंट आई है उसने डेमोक्रेटिक वे में वर्क नहीं किया. और गरीबी हटाओ, इट मीन्स इससे पहले जो गवर्नमेंट आई थी उसके काम से ऐसा हुआ कि गरीबी बहुत ज्यादा लोगों मतलब बढ़ चुकी थी, उसका रेशियो या रेट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था. तो गरीबी हटाओ के स्लोगन के साथ ये आए हैं. तो ये स्लोगन जो है बहुत ही इफेक्टिव होते हैं इलेक्शन में. आप भी कोई करंट टाइम में अगर आपको भी कोई स्लोगन याद है तो मुझे जरूर बताइए. इन अ डेमोक्रेसी इट इज द बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन दे वे दे वांट टू. अब इलेक्शन की बात करें तो देखो, डेमोक्रेसी में क्या बोलते हैं? बिना रोक टोक के आप काम करने दीजिए. एक पॉलिटिकल पार्टी है, कैंडिडेट है, वो अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रहे हैं, वो अपना प्रचार प्रसार शुरू कर रहे हैं, तो कंडक्ट जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन उनपे मत लगाइए. लेकिन यहाँ पे जब हम फ्री की बात कर देते हैं, उनको फ्रीडम दे देते हैं, तो बहुत कुछ गलत भी हो जाता है. इसलिए कुछ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जानी चाहिए. तो यहाँ पे इलेक्शन लॉज बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि जो कैंडिडेट है वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने कैंपेन में, अपने प्रचार प्रसार करने में. तो इलेक्शन लॉज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट हैं? यहाँ पे जो पार्टी या कैंडिडेट नहीं कर सकता है, देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया है, इट मीन्स ये नहीं करना है. इलेक्शन लॉज जो है उसके अकॉर्डिंग नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स. ना तो रिश्वत देंगे, ना वोटर्स को डराना धमकाना होगा. अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन. नो पार्टी और कैंडिडेट कैन अपील टू देम. अपील टू देम मतलब वोटर्स को किसी भी तरह की अपील या प्रार्थना नहीं करेंगी क्या कि हम भी एक ही सेम कास्ट के हैं, आप हमें वोट करो, या हमारा रिलीजन जो है वो सेम है, हम एक ही धर्म के हैं, एक ही जाति के हैं, तो आप मुझे वोट दो. इस पॉइंट पर, इस बेस पे जो है एक कैंडिडेट वोटर से वोट की अपील नहीं करेगा. नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज. गवर्नमेंटल रिसोर्सेज यूज नहीं करेगा इलेक्शन कैंपेन में. क्यों? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट रिसोर्स यूज कर रहा है वो, इट मीन्स हर एक पार्टी, जैसे इलेक्शन में बहुत सारी पार्टीज खड़ी होती हैं, तो सारी पार्टी अगर गवर्नमेंट रिसोर्स को यूज करना शुरू कर दें तो गवर्नमेंट के लिए तो बड़ी मुसीबत ये हो जाएगी. तो यहाँ पे गवर्नमेंट रिसोर्स को वो यूज नहीं करेंगी. अब जैसे गवर्नमेंट के व्हीकल वगैरह हो गए, आपने देखा होगा ये जो ट्रेन वगैरह है ये गवर्नमेंट की है, तो यहाँ पर इलेक्शन का कैंपेन से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा. यहाँ पे आप रेल के ऊपर एक लीडर है वो पोस्टर वगैरह नहीं लगा सकता अपने प्रचार प्रसार के लिए. अगर ऐसा करता है तो फिर वो इलीगल है. नेक्स्ट है नो पार्टी और कैंडिडेट कैन स्पेंड मोर रिसोर्सेज. मोर रिसोर्स का मतलब यहाँ पे मैंने मनी को बताया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर यहाँ पे आपका लोकसभा इलेक्शन हो रहा है तो एक कैंडिडेट जो है वो
यहाँ पे सिंगल कैंडिडेट की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो रही है कि अ लोकसभा इलेक्शन 25 lakh in a constituency for a Lok Sabha election और 10 lakh in a constituency in an assembly election। देखिए 25 लाख, यहाँ तो करोड़ों रुपए जो है एक दिन में एक शादी में खर्च कर दिए जाते हैं। तो ये 25 लाख तो बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं हमें, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये अमाउंट फिक्स किया है कि लोकसभा इलेक्शन में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो कैंडिडेट वहां पे फाइट कर रहा है तो वो 25 लाख से ज्यादा रुपए नहीं लगा सकता, और अगर स्टेट लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं तो 10 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्शन में यूज नहीं कर सकता, स्पेंड नहीं कर सकता। लेकिन इससे ज्यादा जो है अमाउंट है वो हमने देखा है कि स्पेंड होता है इलेक्शन में। तो क्या हो, इफ दे डू सो their election can be rejected by the court even after they have been declared elected। देखिए रिजल्ट निकल जाता है, डिक्लेरेशन, अगर वो पर्सन इलेक्ट भी हो जाता है और उस पर्सन के अगेंस्ट ये होता है कि उसने इलेक्शन लॉज को ब्रेक किया है, तो उसको इलेक्ट किए हुए पर्सन को भी रद्द कर दिया जाता है। अब इसके अलावा कुछ एडिशनल लॉज भी हैं जो कि कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करने होंगे, और इसके अकॉर्डिंग भी क्या नहीं कर सकते, इन्हें एडिशनल लॉज को क्या नाम दिया है, अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। इलेक्शन प्रोपोगेंडा प्रचार प्रसार के लिए, इलेक्शन के प्रचार प्रसार के लिए वो वर्शिप कोई भी धार्मिक या पूजा का स्थान जो है वो यूज नहीं कर सकते। जनरली हमारे यहाँ पे इतने हमारे रिलीजन से रिगार्डिंग इतने फेयर्स वगैरह लगाए जाते हैं, प्रार्थना सभा, जागरण वगैरह ये सब कुछ होते हैं, तो यहाँ पे देखना बहुत भीड़ जो है वो रहती है। तो एक पॉलिटिकल लीडर के लिए बोलते हैं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतने सारे लोगों को एड्रेस कर सकता है, लेकिन यहाँ पे परमिशन नहीं है कि आप कोई भी धार्मिक स्थान जो है वो अपने प्रचार प्रसार या इलेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, उसके अलावा एयरक्राफ्ट्स हो गया, और आपके जितने भी ऑफिसर्स होते हैं या ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के वर्कर होते हैं उनको वो यूज नहीं कर सकता अपने प्रचार प्रसार के लिए। Once election are announced, minister shall not lay foundation stones of any project, take any big policy decision to make any promises of providing public facilities। एक बार जब इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाता है तो उस समय जो मिनिस्टर होता है, जो रनिंग गवर्नमेंट जो होती है, उसका कोई भी मिनिस्टर जो है इलेक्शन अनाउंस हो जाने के बाद में कोई भी फाउंडेशन स्टोन या कोई भी प्रोजेक्ट वो शुरू नहीं करेगा। साथ ही बिग पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं या बिग पॉलिसी का जो डिसीजन इलेक्शन अनाउंस हो जाने के बाद नहीं लेगा। इट मीन्स वो ये नहीं बोलेगा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, या ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और साथ ही वो किसी तरह का प्रॉमिस नहीं करेगा पब्लिक फैसिलिटीज का, जैसे मैं रोड बनवा दूंगा, या फिर मैं स्कूल बनवा दूंगा, या मैं ये वाटर की सप्लाई कर दूंगा। ये सारी जो चीजें हैं वो प्रोमिसेस जो हैं पब्लिक फैसिलिटीज रिगार्डिंग वो नहीं करेगा। तो ये है दोनों आपके एक कैंडिडेट और जो है पार्टी जो है, चाहे से वो इलेक्शन लॉज हो या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो, दोनों ही इलेक्शन के टाइम पर उनसे फॉलो करवाया जाता है। इट मीन्स ये सारी चीजें जो है एक पार्टी और कैंडिडेट नहीं करेगा। अगर वो करता है, सपोज दैट वो ऐसा उसने कर दिया,
तो उससे उसकी पार्टी जो टिकट उसको मिला है उसकी पार्टी के थ्रू उससे वो टिकट ले लिया जाता है, या फिर उसे क्या है जेल की सजा दे दी जाती है, या फिर अगर वो इलेक्ट हो जाता है तो उसे रद्द कर दिया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट है, आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव फॉर अवर कंट्री। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या जो इलेक्शन आपकी कंट्री में होते हैं क्या वो कंट्री के लिए बहुत ही महंगे साबित होते हैं? क्या वो एक बर्डन है हमारी कंट्री के लिए? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो इतने सस्ते नहीं है। A large amount of money is spent in conducting election in India. अब गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन का हम खर्चा बताते हैं आपको 3,500 करोड़ जो है वो खर्चा होता है। ये रिपोर्ट है 2014 की कि 2014 के अंदर जो लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे उसमें 3,500 करोड़ का खर्चा हुआ था। इट मीन्स दैट वर्क्स आउट टू अबाउट 40 रुपीज 40 पर पर्सन पर खर्चा है। मतलब हर एक वोटर के ऊपर 40 रुपए का खर्चा होता है। अब ये तो है गवर्नमेंट का खर्चा, लेकिन एक पार्टी और एक कैंडिडेट जो है वो भी इससे ज्यादा खर्चा इलेक्शन में लगाते हैं। इट मीन्स इससे भी ज्यादा अमाउंट जो है वो स्पेंड किया जाता है पार्टीज के द्वारा और कैंडिडेट्स के द्वारा। अब कितना यहाँ पे अगर हम एक रफली बात करें तो एक एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अराउंड कितना 30,000 करोड़ जो है वो खर्च किए जाते हैं, स्पेंड किए जाते हैं। तो इस हिसाब से हर एक वोटर के ऊपर यहाँ पे 500 रुपीज जो है वो खर्च कर रहा है इलेक्शन में। यहाँ पे वोटर नहीं खर्च कर रहा है, मतलब एक वोट को लेने में कैंडिडेट ले लीजिए, पार्टी ले लीजिए या गवर्नमेंट ले लीजिए, कितना खर्चा कर रही है एक वोट के लिए, तो वो है ₹500। तो क्या ये हमारी कंट्री पे बर्डन है? और हम लोगों का ये मानना है कि जो, और ये सच भी है कि जो इलेक्शन होता है वो जो हम टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को पे करते हैं उन्हीं से अरेंज करवाया जाता है, उन्हीं से अरेंज होता है। Our poor country cannot afford to hold election once every 5 years. Is it right? कि भाई इतना खर्चा है तो हमारी जो कंट्री है जो कि गरीब है वो इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाती हर 5 साल के बाद में। तो हम अपनी कंट्री के कुछ दूसरे खर्चों को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2005 की बात करते हैं। 2005 में क्या हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम 6 न्यूक्लियर सबमरीन जो है फ्रॉम फ्रांस से परचेज करेंगे और ईच सबमरीन की जो कॉस्ट है वो है 3,000 करोड़। इट मीन्स हमने कितनी परचेज की है? 6। तो कितनी यहाँ पे 18,000 करोड़ जो है वो हमने स्पेंड कर दिया है सिर्फ और सिर्फ इन पे। अब दिल्ली 2010 की बात करते हैं। 2010 में हमने दिल्ली के अंदर क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो ऑर्गेनाइज करवाए थे और उसमें जो एस्टिमेट जो हमारा खर्चा हुआ था हमारी कंट्री का वो हुआ था 20,000 करोड़। और इलेक्शन में हमने इतना बता दिया आपको। अब रफाल की बात करते हैं। हाल फिलहाल आपके सबके नॉलेज में है, हमने उसे परचेज किया है तो उस पे भी हमने बहुत अच्छा खर्चा किया है। तो फिर इलेक्शन को हम बर्डन क्यों लें? क्योंकि
हम यहाँ पर अपनी कंट्री के गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और वो भी डेमोक्रेटिक वे में। तो इन चीजों को अगर हम सबमरीन और गेम्स को जो है बर्डन नहीं मान रहे हैं, बल्कि वो बहुत जरूरी है हमारी कंट्री के लिए, तो इलेक्शन भी हमारी कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। तो वो बर्डन नहीं है। और भी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। हो सकता है आप ये मानो कि हाँ, इलेक्शन पैसे की बर्बादी है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, इलेक्शन नेसेसरी है। तो ये आपके व्यूज हो सकते हैं। ओके, आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव? तो ये आपको डिसाइड करना है। हमने यहाँ पे एक जनरल डिस्कशन आपके साथ किया है। अब आप अपने व्यूज इस पॉइंट पे रख सकते हैं कि आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव? ओके, थैंक यू।